and good evening again. अरे अप्रूवल ऑफ एमसीए, पर तुम लोग को सीजी लिखने का भाई। एमसीए इज ऑर्गन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अपने गवर्नमेंट ही लिखने का, सरकार। अल्ट्रा वायरस, अब है ना इस पे देखो, अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, पहले सेंटेंस अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड एंड वायरस मीन्स पावर्स। thus ultra virus means an act or transaction beyond or in excess of powers of the company। मतलब कंपनी के दायरे के बाहर की बात है, कंपनी नहीं कर सकती है। सी कंपनी हैज गॉट ऑब्जेक्ट क्लॉज इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम हमने देखा ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है कि नहीं? मेमोरेंडम में कौन से क्लॉज होते हैं बताओ? नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, है ना? हाँ वही डोमेस्टिकेशन क्लॉज वही बोलते हैं। ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लायबिलिटीज क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और वन पर्सन कंपनी का स्पेशल क्लॉज। आया समझ में? हाँ, ये तुम लोगों को 6 क्लॉज याद रखने के, है ना? An act or transaction shall be ultra virus if it is not permitted or authorized by the Companies Act। अगर Companies Act बोलती है मत करो तो वो अल्ट्रा वायरस होता है। खाली मेमोरेंडम से अल्ट्रा वायरस नहीं होता है, कंपनीज एक्ट के बाहर ही है। कंपनीज एक्ट बोलती है आप ये नहीं कर सकते हो तो इट इज अल्ट्रा वायरस। इट फॉल्स आउटसाइड द ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के भी बाहर है। एंड इट्स अटेनमेंट इज नॉट इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट। हियर a company can carry on any activity which is in the object clause in memorandum or activity which is incidental or ये एक्टिविटी कर सकती है कंपनी। हाँ, एनी एक्टिविटी which is neither in the object clause nor incidental or ancillary to the attainment of main object of is an ultra virus activity और ट्रांजैक्शन। मतलब जो ऑब्जेक्ट में भी नहीं है। सपोज से ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है कि यू विल डील इन मिल्क प्रोडक्ट्स, बटर, लस्सी, छाछ एंड एक्सेट्रा। यू विल डील इन मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड यू स्टार्ट सेलिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स, थम्स अप, कोका कोला बेचने लगे, तो भाई तेरे ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा है? नहीं, कुछ नहीं लिखा है। तू तो पेप्सी क्यों बेचेगा भैया? तो दैट इज बियॉन्ड योर पावर। ये लिख दो, ये बहुत अच्छी इंग्लिश में लिखा हुआ मैंने, मतलब इसको अच्छी इंग्लिश मानी जाती है, पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं इसको। इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग ही समझते हैं।
इंसिडेंटल टू द, हाँ ओके, एग्जाम्पल ना सी है, जैसे है ना, सपोज से ऑब्जेक्ट क्लॉज is मेकिंग एंड रिलीजिंग फिल्म्स, ये हमारा काम है। सपोज मैंने एक कंपनी बनाई खाली पिक्चर पिक्चर बनाने का और रिलीज करने का। ओके, हाँ पिक्चर मतलब मेरे को रिलीज करना अच्छा लगता है, पिक्चर बनाना, मूवीज। हाँ, तो वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग थिएटर्स, तो थिएटर बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो क्या हुआ ये? तो ये तो मैं थिएटर बनाना मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज में था, नहीं है। बट कंस्ट्रक्टिंग थिएटर इज व्हाट? इncidental टू अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट्स। समझा कि मेन ऑब्जेक्ट मेरा पिक्चर है यार, लेकिन थिएटर रिलीज करना थे, खाली बनाना नहीं है, बना के रिलीज करना। एंसिलरी, और एंसिलरी मतलब कनेक्टेड, इंसिडेंटल मतलब ये करते करते ये तो हो ही जाएगा नहीं यार। बोलो क्या डाउट्स है? इन सपोर्ट ऑफ कनेक्टेड, हाँ जैसे ना हम लोग से वी आर मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या है? टीवी सेट्स। ओके, टीवी बनाने भैया, तो क्या कर दिया हम लोग ने? पिक्चर ट्यूब्स, ओके, परचेसिंग और मेकिंग boxes for TV delivery, having a network for delivery, ये सब इंसिडेंटल है ना। जैसे मारुति है, तो मारुति क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या? कार बनाना। लेकिन सर्विस स्टेशन क्यों खोल के बैठा है तू क्या मैकेनिक है? इंजीनियर है तू, मैकेनिक के काम कर रहे हो? अरे भाई इंसिडेंटल है, कार बेचनी है। हाँ, समझ में आया? जैसे भजिए की दुकान पे चटनी होती है कि नहीं? तो क्या चटनी की दुकान होती है वो? बोलते हैं इधर चटनी बहुत अच्छी मिलती है। नहीं ना, तो वो इंसिडेंटल होता है ना यार भजिया बेचूंगा तो चटनी तो बेचनी पड़ेगी ना साथ में, नहीं करनी पड़ेगी। आया समझ में? खाली लिखना मत एग्जाम चटनी का, ये अच्छे एग्जाम्पल लिखना। हर एग्जाम्पल के सामने एक फालतू एग्जाम्पल होता है, वो याद करने के लिए खाली। देखो कितना अच्छी तरह समझ में, पहली बार बोल दिया अंडरस्टूड। खाली यस लिखते थे, लेकिन एक फालतू एग्जाम्पल देंगे ना तो सब बच्चे बोलेंगे अंडरस्टूड। देखो है ना अल्तमाश। अच्छा ठीक है, चल। हाँ ओके, चलो आगे। अल्ट्रा वायरस समझ में? मतलब अरे भाई बियॉन्ड, पहले अल्ट्रा वायरस का मीनिंग समझा कि नहीं? देखो मेरे को मालूम है कि है ना, तुम लोग बहुत लोगों ने मेरे को बोला सर कंपनी लॉ का रिवीजन, कंपनी लॉ का रिवीजन। अब मुझे ना कंपनी लॉ सबसे इजी लगता था कि कंपनी लॉ में क्या रिवीजन देने का है ना। लेकिन तुम लोग ने सच्ची बोलो, सच्ची बोलो। हाँ, तुम लोग ने अल्ट्रा वायरस, इंडोर मैनेजमेंट और उसका एक्सेप्शन, यही डिफिकल्टी थी ना पूरे टॉपिक में। अल्ट्रा वायरस क्या होता है, इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, और इंडोर मैनेजमेंट के एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ये सबसे ज्यादा डिफिकल्टी है ना। हाँ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं ना। हाँ, कंपनी की फॉर्मेलिटीज आर डिफिकल्ट, एक पेज का है, पढ़ा दूंगा इसमें। ये वो तुम लोगों को डिटेल में नहीं है उतना, वो अपने पास डिटेल नोट्स भी पढ़े, इंटर का नोट्स नहीं, इंटर में भी है वो। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज,
द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एन इंडस्ट्रियल कंपनी कंटेन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ना देख, ये ना तुम लोगों को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। अभी है ना ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा था? टू मेक, सेल, लेंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स। बेचना, बनाना, बेचना, भाड़े पे देना। क्या? रेलवे कैरेज, रेलवे के डब्बे होते हैं ना, रेलवे, पूरी रेलवे, ट्रेन 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 भाड़े पे देना, है ना। जैसे ट्रेन बनाते हैं तो किसी ने बोला 2 राउंड मेरे को ट्रेन दे दो, देने का। ये साइकिल भाड़े पे लेते, ऐसे ट्रेन भी भाड़े पे देते लोग। अच्छी, ठीक है। टू कैरी ऑन हाउस होल्ड, टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। मतलब मैकेनिकल इंजीनियर का काम करने का, किधर कुछ खराब होगा। मैकेनिकल इंजीनियर क्या ठीक करता है? मैकेनिकल इंजीनियर क्या ठीक करता है बताओ? मशीन्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? डीलिंग मशीन्स के साथ होती है कि नहीं? हाँ। एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स टू परचेज, लीज, वर्क और सेल माइंस, मिनरल्स, लैंड एंड बिल्डिंग। ये ऑब्जेक्ट था। मतलब माइंस बेचने का, माइंस से मिनरल बनाने का, माइनिंग करने का, सेल माइंस, मिनरल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ये काम था सब। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर, जनरल कॉन्ट्रैक्टर। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी। द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद रिची फॉर फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे इन बेल्जियम। अब देखो इसके कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अरे गाड़ियां भाड़े पे दे, कुछ खराब होगी मशीन तो ठीक कर। यहां जनरल कॉन्ट्रैक्ट ले मशीन्स क्या? हाँ, अब ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा है यहां पे? देखो ये सब स्पेसिफिक है। प्लीज हाँ, थोड़ा मैं डिटेल में जाऊंगा इसमें। हाँ, क्योंकि एग्जांपल समझना बहुत तुम लोग के लेवल पे, मतलब एफए बीकॉम में अगर खाली समझ में भी आ गया ना तो ये बहुत बड़ी घटना है। ओके, तो दिस इज मैकेनिकल इंजीनियर्स। क्या? मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स। हाँ, फिर मिनरल्स का। अभी इन लोग ने क्या किया? रिची के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और रिची क्या करता था? रिची रेलवे लाइन बना रहा था, मतलब रेलवे की पूरी पटरी वटरी बना रहा है ये। समझ में आ रहा है रिची की स्टोरी? अब रिची बना रहा है और ये लोग इसको फंडिंग करा, पैसा देने वाले रिची को। तो यार ये फंडिंग देना इनके ऑब्जेक्ट में है क्या? किधर बता कि रिची रेलवे लाइन बना रहा है, तुम उसको रेलवे नहीं दोगे, तुम उसको क्या दोगे? तुम उसको दोगे, व्हाट यू विल गिव देम? यू विल गिव देम मनी, पैसा फेंकोगे, फाइनेंसिंग रेलवे कंस्ट्रक्शन। बताओ क्या इनके ऑब्जेक्ट में बैठता है कि नहीं बैठता है? बोलो। अरे सभी हाँ या ना बोलो ना यार, अपन कौन सा कोर्ट का केस हारने वाले? सब लोग बोलो आंसर यार। तो क्या है, मैं थोड़ी नाम पढ़ने वाले आंसर पढ़ता हूं। हाँ, फाइनेंस नहीं है तो कंपनी फंस गई, बोले ये काम तुम लोग हल कर ही नहीं सकते हो। तो कंपनी ने बोला कि देख ये काम है ना, हम लोग ने जनरल कॉन्ट्रैक्टर बोला है कि नहीं? जनरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, फाइनेंस स्टेटेड नहीं है ना, फाइनेंस इज नॉट स्टेटेड। बट डोंट वरी, we have a word in our object clause called general contractors, so it means we can take any type of contract। general contract है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमने फाइनेंस कर दिया तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में है वो, हम फाइनेंसिंग कर सकते हैं। फाइनेंस वर्ड नहीं लिखा तो क्या हुआ? हम 1000 एक्टिविटी करेंगे तो सब चीज लिखेंगे क्या? हमने जनरल कॉन्ट्रैक्टर लिखा है कि नहीं? अब आर्ग्यूमेंट करो। मैंने आर्ग्यूमेंट कंपनी की तरफ से किया, चलो, कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर इज कवर्ड, देन हाउ इट इज अल्ट्रा वायरस? टेल मी। ये कंपनी का आर्ग्यूमेंट था। अब तुम लोग इसका आंसर बताओ। हमें बताता हूं, तुम लोग नहीं बता पाओगे। सुनो, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड है ना, ये जनरल वर्ड है। क्या ये? फाइनेंस इज नॉट स्टेटेड, बरोबर है। यस, वेरी गुड। जनरल कॉन्ट्रैक्ट इन रिलेशन टू मैकेनिकल इंजीनियर। ओके, अब जनरल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये। अब ये क्या है? ये स्पेसिफिक वर्ड्स है। क्या ये? स्पेसिफिक, मैकेनिकल इंजीनियर एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट इज अ जनरल वर्ड। सो जब जनरल वर्ड है ना, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है और उसके बाद जनरल वर्ड आता है ना, तो जनरल वर्ड की मीनिंग नहीं लेनी होती है पूरी।
मतलब जनरल मतलब मैकेनिकल से कनेक्टेड। हाँ, जैसे जनरल हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं और उसके बाद जनरल वर्ड यूज करते हैं। तो जनरल की मीनिंग होती है ना, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक। मैं तुम लोग को एक अच्छा एग्जांपल देता हूं। सपोज से आई टेल टू माय वाइफ कि तू क्या कर, you go to the market and you purchase tomatoes, potatoes, apple and palak and so on, 5-6 नाम दिए मैंने, and any other thing, I will pay the money to you. तो मैंने बोला कि मैंने जनरल मैंने बोला ये और कुछ भी लेके आना, मैं पैसे दूंगा। तो शी ब्रॉट अ डायमंड, डायमंड लेके आई और बोला इसके 5 लाख रुपए दे चल। तूने बोला था ना पटेटोस, टोमेटोस, फलाना ढीमका और कुछ भी, तो और कुछ भी में देख, और कुछ भी में डायमंड आ गया, तो चलेगा क्या? बता बता, ये गलत बात है कि सही बात है? बताओ। रॉन्ग है, क्योंकि हमने वेजिटेबल वर्ड यूज किए थे, जनरल वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड, और स्पेसिफिक वर्ड के बाद जनरल वर्ड आते हैं ना, तो फिर उन जनरल वर्ड को जनरल नहीं माना जाता है, उनको स्पेसिफिक के आसपास की मीनिंग दी जाती है। तो अगर सपोज मैंने बोला आलू लेके आना, बटाटा ये लेके आना, टमाटर लेके आना, ये लेके आना, तो सपोज वो फूल गोभी लेके आ गई, तो मैं पैसा देना पड़ेगा मुझे। मैंने फूल गोभी नहीं बोला था, लेकिन मैंने बोला और भी कुछ लेके आना, तो वो फूल गोभी कनेक्टेड है। तो ये जनरल वर्ड फाइनेंस नहीं कवर करता है, बिकॉज इट इज प्रिसीडेड बाय मैकेनिकल इंजीनियर। समझा? तो इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं एजुस्टेम जेनरिस। क्या बोलते हैं? एजुस्टेम जेनरिस। लेकिन जाने दे, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। Nature of contract, the company entered into contract. Decision, the court held that the word general contractors had to be given restricted meaning. Only such contracts would be covered in the term general contractors as are some way connected, related with mechanical engineering. Therefore, the company should not finance construction of railway line by alleging that the business falls under the business of general contractors. ऐसा नहीं चलेगा, ये आपके एरिया के बाहर की एक्टिविटीज है। सो दिस एक्टिविटी इज डेफिनेटली अल्ट्रा वायरस। आई बात SAMAJ मतलब समझ में? नहीं, जनरल कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या होता है कि उसने जनरल वर्ड यूज किया ना। हाँ, जनरल मतलब जो कनेक्टेड हो, बस। हाँ, जो चीज, ये जनरल मतलब किससे कनेक्टेड होना चाहिए? जनरल किसके बाद यूज किया? मैकेनिकल से ना, तो मैकेनिकल से कनेक्टेड होगा तो चलेगा। हाँ, ये इंसिडेंटल इंजीनियरिंग की बात नहीं होनी चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। अगर जनरल वर्ड यूज किया ना, तो वो जनरल मतलब नॉट एनीथिंग। हाँ, जैसे मैंने वाइफ को बोला कि भाजियां लेके आ, तो डायमंड लेके आ गई, तो क्या मैं पैसे दूंगा? सच्ची बता। मैं तो आपने बोला था कुछ भी लेके आना, जनरली कुछ भी लेके आना, और भी कुछ मार्केट में मिला, तो मार्केट में डायमंड दिखा मुझे, तो मैं लेके आई, तो पैसे दे दो प्लीज। नहीं चलेगा ना। हाँ, इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। अभी एक ट्रांजेक्शन हमने कर दिया जो बियॉन्ड द पावर से। एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी इज वॉइड एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट। Ultra virus transaction has no legal effect. Neither the company nor other contracting party derives any right. So it is nadam pactum, matlab no value. It is void, void and void.
ओके, तो इट इज नल एंड वॉइड. इवन रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मतलब पोस्ट परमिशन, परमिशन आफ्टर द एक्टिविटी, परमिशन फॉर एक्टिविटी आफ्टर द एक्टिविटी, मतलब समझा, ये इसको बोलते हैं, अरे कार्य की परमिशन, अनुमति of an ultra virus contract, even ratification of an ultra virus contract by the whole body of shareholders does not make the ultra virus contract void or enforceable. मतलब subsequent authorization, बरोबर है. तो भाई इसको बाद में भी, सपोज से एक मैं बता रहा हूं एग्जांपल, सपोज से एक आदमी ने एक कंपनी को लिखा है कि तुम लोग 10 लाख का लोन ले सकती है, कंपनी कैन टेक लोन ऑफ ओनली 10 lakhs, बस उसके ऊपर नहीं ले सकते, एंड द कंपनी टेक्स अ लोन ऑफ 25 lakhs. नाउ कैन द शेयरहोल्डर्स रेटिफाई दिस? ठीक है, 10 लाख अलाउड था, 25 लाख ले लिया, हमने दे दिया. अरे बाबा नहीं चलता है, अल्ट्रा वायरस है. इवन द whole body of shareholders does not make the ultra virus contract valid or enforceable. ये बात आई समझ में? An ultra virus contract cannot become a valid by estoppel or ratification. मतलब वो उसको estoppel भी नहीं मान सकते कि भाई तूने किया ना, अब तेरे को मानना ही पड़ेगा. अच्छा, तो अल्ट्रा वायरस इज नल एंड वॉइड. नो पर्सन डिराइव्स एनी बेनिफिट, nobody can ratify. समझा ये पॉइंट? इंजंक्शन अगेंस्ट द कंपनी, एनी मेंबर can obtain injunction. Now see, if company is entering into ultra virus transaction, if the company is entering into what? Ultra virus transaction, any member can go to the court and obtain an injunction order restraining the company from proceeding with the ultra virus contract. जैसे एक एग्जांपल था ना, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिची. तो रिची को फाइनेंस कर रहे थे, तो शेयर होल्डर ऑफ एशबरी कंपनी क्या कर सकते हैं? नहीं, तो भी नहीं, ऑब्जेक्ट लॉस चेंज करके भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट लॉस चेंज होगा वो फ्यूचर से होगा, पास्ट से नहीं होगा. इंजंक्शन मतलब कोर्ट को बोलने का कि डोंट डू दिस, उसको बोलो कि नहीं करे. इवन रेक्टिफिकेशन ऑफ एन अल्ट्रा वायरस, rectification of an ultra virus contract by the whole body of shareholders does not make an ultra virus contract valid or enforceable. मतलब रेटिफिकेशन से अल्ट्रा वायरस होल बॉडी नहीं कर सकती है, ये तो बंद कर दिया हमने. अभी सपोज माय कंपनी इज एंटरिंग इनटू अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, मेरी कंपनी है ना अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन कर रही है, मुझे कितना बुरा लगेगा सोचो. तो मैं कोर्ट में आ सकता हूं और बोलूंगा रोको इसको, प्लीज रोको, ये क्या करने जा रहे हैं देखो. तो रोक, कोर्ट है ना, उसको हम एप्लीकेशन करते हैं कि प्लीज टेल हिम टू डू दिस. तो दैट इज डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और हम कोर्ट को बोलते हैं कि इसको बोलो कि ऐसा नहीं करे. जैसे एक बच्चा मां के पास रो के जाता है, अरे 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 अमर को बोलो मुझे चिढ़ावे नहीं, तो वो क्या मांग रहा है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की इंजंक्शन. बोलो, एक दो आंसर है खाली. इंजंक्शन मांग रहा है ना, इसको बोलो मत करने को यार. तो यू कैन ऑब्टेन इंजंक्शन from the court, that is order of a court restraining the company from proceeding with ultra virus contract. Is it clear? हाँ, कोई भी जा सकता कोर्ट में. ओके,
एनीबडी कैन गो. तो दूसरी, if the funds of the company are misapplied or wasted by entering into ultraviolet transaction, the director shall be personally liable for the company for breach of trust. So if the funds are wasted in ultraviolet transaction, पूरे पैसे बर्बाद हो गए, रिची को फाइनेंस कर दिया, 10 करोड़ का नुकसान हो गया, तो कौन भर के देगा? डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल टू फॉर द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. समझा ये? You get no rights, it's null and void. हाँ, अब है ना, if the company acquires some property under an ultra-virus transaction, the company has a right to hold that property and protect it against damage by other parties. मतलब, if the company acquires some property under an ultra-virus transaction, the company has a right to hold that property and protect it against the damage by other parties. मतलब अगर समझो अल्ट्रा वायरस में हमने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, हाँ, सपोज से आई एम डूइंग बिजनेस ऑफ कार्स, परचेसिंग एंड सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कार्स, व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स एंड सो ऑन. ओके, फिर मैंने एक कोल माइन खरीद ली. कंपनी ने क्या खरीद लिया? कोल माइन. बताओ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. देखो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस का सवाल ही नहीं आता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस में, हर अनड्यू इन्फ्लुएंस में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, लेकिन हर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होता है. एवरी अनड्यू इन्फ्लुएंस केस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, बट नॉट दैट ऑल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. तो यहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है. डायरेक्टर्स को बोला था ये काम मत करो, फिर भी उन्होंने कर दिया, तो उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस थोड़ी हुआ. वो लोग ने विश्वास खो दिया, बस. कोई गलत काम नहीं किया, किसी को प्रेरित नहीं किया. ओके, हाँ, एक्ट अल्ट्रा वायरस डायरेक्टर्स और आर्टिकल्स मींस दोज एक्ट्स विच आर. तो अच्छा, एक सुनो, एग्जांपल भूल गया, देखो बताना. हाँ, सपोज से व्हीकल्स खरीदने का है, तो मैंने ना व्हीकल्स खरीदना बेचना मेरा काम है, तो मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, माइंस, कोल माइंस, मिनरल्स की माइन खरीद ली मैंने. तो बताओ, ये ट्रांजेक्शन विद इन द पावर से और बियॉन्ड द पावर से? ऑब्वियसली इट इज बियॉन्ड द पावर्स, है ना. नाउ वो प्रॉपर्टी मेरी हो गया नहीं, क्योंकि हमने पहले बोला कि एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस द कंपनी इज वॉइड एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट. वो तो मेरी हुई नहीं, तो फिर वो मेरी नहीं तो कोई भी आके कब्जा कर लेगा? नहीं, पैसे तो मैंने दिए ना. तो क्या कर सकते हैं? ये बोला है, if the company acquires some property under an ultra virus transaction, the company has a right to hold that property and protect it against the damage by other parties. You are getting the point? What the company can do? कंपनी कैन, अल्ट्रा वायरस है भाई, तेरा हुआ ही नहीं है, यू डोंट एक्वायर एनी राइट्स, बट यू कैन होल्ड दैट प्रॉपर्टी और दूसरे किसी को लाने मत देना प्रॉपर्टी में, माइंस में. फॉलो दिस, ईच एंड एवरी सेंटेंस. Acts ultra virus are directors of the company and articles are those acts which are beyond the powers of directors or power of articles. Such acts are not altogether void and are inoperative. Such acts may be ratified by the members provided such acts are within the powers of the company. Example say, $30 lakhs. 30 lakhs से बोरो कर सकते हैं. डायरेक्टर्स कैन बोरो अप टू
15 lakhs, नहीं 18 lakhs. Without any permission, they can borrow. Example, they can borrow up to rupees 30 lakhs after passing a resolution at AGM. ओके, ये मालूम पड़ा रूल. 18 लाख तक वो लोग ऐसे बोरो कर सकते हैं, लेकिन 30 लाख तक जाना है, 18 के ऊपर जाना है तो उन लोग को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा एजीएम में. ओके, डायरेक्टर्स बोरो रुपीस 26 lakhs. ओके, विदाउट स्पेशल रेजोल्यूशन. Can the company बोलो, can the company ratify? चलो यस और नो बताओ, बोलो यस और नो बच्चों. एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है ना, तो यस या नो बोलो. नहीं कर सकते रेटिफाई, एक आंसर आया नो. Company can ratify borrowing 26 lakhs is beyond the powers of directors but within the powers of company. अरे आर्टिकल्स में 30 लाख लिखा है भाई. हाँ, डायरेक्टर्स कैन बोरो अप टू 18 lakhs विदाउट परमिशन. तो परमिशन नहीं लिया तो, लेकिन कंपनी के तो बाहर नहीं गए ना. विदाउट, इट इज बट विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी. देयरफॉर हियर क्या लिखा है? सच एक्ट्स आर नॉट एन एक्ट्स, such acts are not altogether void and inoperative. Such acts may be ratified by the members. Okay, चलो लिखो फटाफट. समझा ये? हाँ, ये छोड़ो. ओके, मैं तुम लोग को और केस लॉस दूंगा इसमें. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. नाउ तो अल्ट्रा वायरस मालूम पड़ा. ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. The doctrine operates in favor of the company. It creates a presumption in favor of the company. It operates against the persons. ये पहले देखो, देखिए. Effect: every person dealing with the company is presumed to have read the memorandum and articles. Further, it is presumed that he has understood the provisions of the memorandum and articles. Now see, मैं तुम लोगों को बता दूं इसकी स्टोरी क्या है. पहला पॉइंट इसमें लिखने का, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखने का मालूम? तुम लोग भी लिखो, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. यहां लिखते जाओ, एनी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी is presumed to have read these documents it is further presumed that he has
उसने ना, ओके, इफ ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with a company and that transaction is ultra virus, that is beyond the power of the company, he cannot argue that he had not read MA और AA। समझा? ये 3 सेंटेंस इंपॉर्टेंट, समझा कि नहीं? इसको बोलते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तुम ये मत बोलना मुझे को पता नहीं था, क्यों? Memorandum and articles are public document. They are available to the public. Yes or no? Tell me. Any person dealing with the company is presumed to have read these documents. तुम कंपनी के पास आया तो तुमने पढ़ा भी है और समझा भी है. If he enters into a contract with the company and the transaction is ultra virus, okay, he cannot argue that he has, मैंने पढ़ा ही नहीं था. You have presumed to be read. ये है doctrine of constructive notice. Okay, so company assumes that an outsider has read MA or A and has also understood लिख दो बच्चों. हाँ, ये 4 सेंटेंस लिखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा भाई तुमको आता है. कैन वी, नहीं अंडरस्टूड करेक्ट मैनर करेक्ट सेंस हो तो ठीक है, वो एडजेक्टिव से ज्यादा. यस अंडरस्टूड मतलब ठीक है, वो भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. ये समझा सेंटेंसेस? हाँ या ना बोलो, मेरा मनोबल बढ़ाओ बच्चों, मेरा कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा है, तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है तो. हाँ, the doctrine, therefore every person dealing with the company is presumed to have read the memorandum and articles. Further, it is presumed that he has understood the provisions of memorandum and articles correctly in the right sense. Thus it is required that every person should apprise himself with the requirements of memorandum and articles. Apprise matlab update. Himself with the requirements of memorandum and articles. The doctrine prevents any person dealing with the company from alleging that he did not know the provisions contained in the articles or memorandum. ऐसा मत बोलना मुझे तो पता ही नहीं था. You cannot say I never knew it. Are you are supposed to knew it? You are supposed to read it. You are supposed to presume to have understood also. If a person enters into a contract with the company in contravention of provision of memorandum, he cannot enforce such contract. Example: the articles of a company require that all documents and deeds of the company shall be signed by MD, the secretary, and a working director. MD, secretary, and a working director. 3 लोग साइन करेंगे.
The mortgage deed was signed by the secretary and working director only. It was held that the mortgage deed was invalid even though the plaintiff had agreed in good faith and money was utilized for the benefit of the company. पैसा नहीं मिलेगा आपको. ये लोग ने उधार लिया, मॉर्गेज डीड गिरवी रखी थी, कौन साइन करना चाहिए? एमडी, डायरेक्टर एंड लिखा है क्लियरली. अब इसने पढ़ा ही नहीं भाई साहब ने, सेक्रेटरी और उसने साइन कर लिया. किसने? वर्किंग डायरेक्टर. तो इट वॉज हेल्ड दैट मॉर्गेज डीड वॉज इनवैलिड इवन दो द प्लांटिफ हैड एक्टेड इन गुड फेथ एंड मनी वॉज यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी. ओके, अच्छा, अभी दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, दैट इज परकांट्स रूल. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, एनीथिंग कैन बी डन. मनी कैन बी रिकवर्ड इफ द मनी इज अवेलेबल इन द सेम फॉर्म. That is, equity is at the discretion of court. Explain the doctrine of indoor management as applicable in case of companies. Explain also the circumstances in which outsider dealing with the company cannot claim any relief on the basis of indoor management. अब ये last question है मेरे ख्याल से इसमें. अभी देखो, ये तुम लोग ने समझ में आया तुम लोग को? अल्ट्रा वायरस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट. नाउ सी हियर, वन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या है? फर्स्ट, पहला पॉइंट ये है कि क्या है पहला पॉइंट? एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम that if any procedure is required to enter into a transaction, if any procedure is required by the company, एक मिनट, to enter into transaction, या ऐसे लिखे तो अच्छा रहेगा. पहले, if any procedure is required to enter into transaction, an outsider can assume that the said procedure has been complied with by the company. ये समझा पहले सेंटेंस? इसको बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट. मतलब देखो, कोई काम करने का है, इफ कोई काम करने का है कंपनी को, लेकिन एक प्रोसीजर करना पड़ेगा. ओके, नो प्रोसीजर करना पड़ेगा. तो आउटसाइडर कैन अज्यूम, यहां पे कंपनी अज्यूम नहीं कर सकती, आउटसाइडर कैन अज्यूम दैट द प्रोसीजर हैज बीन कंप्लाइड बाय द कंपनी. ओके, इफ द एक्ट इज विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी, दैट इज intravirus. Okay, but company has not followed the procedure prescribed
in MA or AA, the transaction does not become void and is enforceable. ये समझा सेंटेंस? If an act is within the powers of the company, मतलब powers within the powers है, but company has not followed the procedure. मैं simple example देता हूँ. See here, a company has power to purchase land up to rupees 3 crores. 3 करोड़ की जमीन ले सकते हैं लोग. यस, डायरेक्टर्स कैन परचेज लैंड अप टू रुपीज 1 crore without any sanction from AGM. अरे चला गया क्या? A company has power to purchase land. Just a minute, there is. ये लिखो पहले. आ रही आवाज अभी? See, a company has powers to purchase land. Directors can purchase land up to 1 crores without sanction at AGM. वो सेम स्टोरी. लोन का मैंने जमीन में कर दिया कन्वर्ट. ओके, नाउ डायरेक्टर्स परचेज अ लैंड फॉर रुपीज 2.5 crores without sanction at AGM. The question is the transaction ultra virus as no sanction was taken at AGM? बोलो. Tell me, is it ultra virus since no sanction was taken at AGM? नहीं, आई एम आस्किंग अल्ट्रा वायरस है कि नहीं है. आंसर क्या आएगा? द ट्रांजैक्शन इज नॉट अल्ट्रा वायरस. इट कैन बी एनफोर्स्ड by outsider. क्यों? An outsider can assume that is entitled to assume that procedure for entering into transaction is followed by the company. वो assume कर सकता है the transaction is within the powers of the company ना. समझा? तो इसको बोलते हैं क्या? This is called what? Doctrine of इंडोर मैनेजमेंट. मतलब आपका अंदर सब ठीक है, मेरे को क्या मालूम? अल्ट्रा वायरस नहीं है, मुझे क्या मालूम तुम लोग ने सैंक्शन नहीं लिया भाई. हाँ, तुम्हारा प्रोसीजर मैं क्या जानूं अंदर का? तुमने प्रोसीजर कंप्लाई किया है कि नहीं किया है, मुझे क्या मालूम? तुम लोग जब, है ना.
हाँ, so internal irregularity, if transaction is intra-virus and there is some, okay, a mere internal irregularity will not make what? Will not make the transaction void. आया समझ में ये स्टोरी? इंडोर मैनेजमेंट के बारे में इतना लिखो तो सब खत्म। ये तुम लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? सच बताना। अभी तुम लोग को 3-4 दिन दिए मैंने खुद पढ़ने के लिए, फिर अभी वापस टेस्ट चालू करूंगा। तीसरा हाँ भेजूंगा, तुम लोग मॉक टेस्ट का 1-2 दिन में भेजता हूँ। हाँ, परसों सुबह तक आ जाएगा। Shareholders don't ratify, then also it will be enforceable. Okay, nah, it will be enforceable. Follow this. It is enforceable by the company also. वो इंडोर मैनेजमेंट है ना। The doctrine of indoor management assumes that an outsider dealing with the company is assumed to have read memorandum, नहीं, doctrine of indoor है ना, doctrine of constructive notice, यहाँ पे थोड़ा कैंसिल कर दो और ये गलत लिखा है। However, the doctrine of indoor management entitles outsider to assume that internal proceedings required to be done by the company have been properly done, as there is no way in which an outsider can find out whether internal proceedings have been complied with or not. फिर एग्जांपल दिया है, articles of a company provided the company can borrow up to 10 crores. For borrowing up to 6 crores, directors are authorized to borrow by passing a resolution at board meeting. For borrowing beyond 6 crores, a resolution has to be passed at general meeting. X lends 20 crores to the company. The transaction is ultra virus as Mr. X is presumed to have read the article. 20 करोड़ दिया, 10 करोड़ allowed है. If the company borrows 8 crores without passing a resolution at general meeting, the transaction is within the powers of the company. The lending by X in this case will be valid even though resolution has not been passed at general meeting. समझा? Due to the doctrine of indoor management, outsider can presume that internal proceedings have been validly followed. Follow this? All of you followed? The doctrine of indoor management operates in favor of outsider. This doctrine creates presumption in favor of outsider, na?
As per the doctrine of the outsiders of the company are not required to inquire into the internal. अरे हम internal management में नहीं जाएंगे. Outsider dealing with the company are entitled to assume that as far as internal proceedings of the company are concerned, everything has been done regularly. It is presumption and therefore rebutable. मतलब वो presumption है कि भाई उन लोग ने सब बराबर किया है. The doctrine protects innocent outsiders from irregularity present in the working of the company, provided he has actual knowledge of memorandum and has complied with the requirements. Now see here, effect of doctrine. If the contract is entered on behalf of the company by an officer or director of the company, it is enforceable against the company. If the transaction is within the, as stated in the memorandum and articles, and the articles have been within the powers as stated in the memorandum articles have been complied with, even though while entering into such contract some internal irregularity has arisen. So internal irregularity is not a reason for cancelling the contract. Now ये बहुत important case है, टरकांट केस, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टरकांट. ये सेम है. The articles of a company stated that directors can borrow money on behalf of the company if they are so authorized by resolution passed at GM. बोरो कर सकते हो लेकिन जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास कर रहे हो. द डायरेक्टर्स बोरोड फ्रॉम टी विदाउट ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स. टी लेंड द मनी ऑन टू द कंपनी अज्यूमिंग दैट शेयर होल्डर्स हैज ऑथराइज्ड द डायरेक्टर्स. It was held that borrowings of money by directors without authorization from shareholders amounted to mere internal irregularity. Since T has no knowledge of the internal irregularity, he should have not prejudiced. He should not be prejudiced by such internal irregularity. तो T को कोई हार्म नहीं होगा. P can assume that everything was validly done. अच्छा, exceptions. The benefit of doctrine of indoor management can be availed only if the person says he should have knowledge of memorandum and articles and he has no knowledge of internal irregularity. He should know memorandum and articles but he should not know what? Internal irregularity. Now exceptions where this won't work. हाँ, 5 एक्सेप्शन है. व्हाट आर दे? पहला, knowledge of irregularity. Suppose you know that there is irregularity. You know it. You are dealing an outsider. You are an outsider dealing with the company. You are an outsider dealing with the company and you know that there is internal irregularity. When the person dealing with the company has knowledge of internal irregularity, obviously the presumption that every internal proceedings have been conducted regularly stands rebuted. Presumption टूट गया ना उसमें कि तुमको मालूम था. They cannot assume that everything has been done regularly. Therefore, the benefit of doctrine of indoor management shall not be available. Now, इसमें क्या था? Directors of a company could borrow up to 1,000 without sanction at GM. The consent of the shareholders was required to borrow in excess of £1,000. The directors themselves lent 3,500. देखो, डायरेक्टर खुद 3,500 दे रहे हैं. तो डायरेक्टर्स को खुद को मालूम है कि सैंक्शन ऑफ शेयर होल्डर इज नॉट टेकन. द डायरेक्टर्स हैव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी. अरे द पर्सन हु इज आउटसाइडर उसको मालूम है इरेगुलरिटी हुई है, तो वो कैसे अज्यूम कर सकता है कि इरेगुलरिटी नहीं हुई है? It was held that directors had the notice of internal irregularity and therefore the company was liable only for 1,000. आया समझ में? तो person having knowledge of internal irregularity cannot take the benefit of indoor management. क्या लिख दो? एंड आउटसाइडर, हाँ लेकिन उसको नॉलेज तो है ना, भले क्रेडिटर है तो क्या हुआ? हैविंग
ओके, समझा ये? नहीं नहीं, वो डायरेक्टर्स को आउटसाइडर नहीं मान सकते हैं, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमने सैंक्शन नहीं लिया है। अगर आपको मालूम है कि अंदर गड़बड़ है और फिर बोलते मैं तो अज्यूम कर रहा था कि सब ठीक है, अरे इवेंट तुमको नहीं मालूम है तभी अज्यूम करो, यू नहीं मालूम है तब अज्यूम करो, जब तुमको पता है कि गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ है, फिर अज्यूम्पशन का क्या मतलब है? समझा ना? नेग्लिजेंस सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, if there are suspicious ground surrounding a transaction, the person dealing with company fails to make reasonable inquiry, the benefit of indoor management will not be available when if there is a suspicion ground surrounding the transaction, मतलब but the person, हाँ, एक कुछ डाउट जा रहा है और उसने इंक्वायरी नहीं किया। एग्जाम्पल है आनंद बिहारी वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी। क्या था? एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी विद अ थर्ड पार्टी। अब बताओ, अकाउंटेंट प्रॉपर्टी बेच रहा है। इट वॉज हेल्ड दैट द थर्ड पार्टी could not assume the accountant was authorized by the company to sell the property of the company, मतलब it was the third party could not assume that the accountant was authorized by the company to sell the property of the company, मतलब अभी अकाउंटेंट को ऐसे यार सस्पिश डाउट जाता है कि नहीं, अकाउंटेंट कैसे बेचेगा? हाँ, therefore the third party cannot enforce such contract even though the third party acted bona fide, okay? Because what? Selling of property by accountant, ओके? समझा ये? फॉलो दिस। The a director of a company paid on his own account checks drawn in favor of the company, मतलब a director of a company paid on his own account checks drawn in favor of the company, मतलब क्या किया उसने यार, खुद के नाम पे चेक ले रहा है, तो ये तुम लोग को डाउट नहीं जा रहा है ना? कैन यू अज्यूम दैट ही इज ऑथोराइज्ड, इंटरनल रेगुलरिटी इज फॉलोड, ऐसे बोल सकते हैं कि हम? No. So if there are suspicious circumstances, okay, if, अरे क्या हुआ, ये ले ये ले ये ले, okay? No knowledge of articles,
if the authority to enter into contract on behalf of the company could be delegated to an officer or employees as per the articles, but such authority has not been actually delegated to him. Now यहाँ पे तुम लोग पूरा मत लिखो, खाली ये लिखो पर्सन कैन टेक बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ओनली व्हेन, क्या ओनली व्हेन, क्या बताओ, नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा, ओनली व्हेन ही हैज नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स एंड मेमोरेंडम, बस इतना ही लिखो, ये पूरा स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन गेट नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स होगा तो ही, और ये पॉइंट नंबर 3 होनी चाहिए थी. नेग्लिजेंसी ये थर्ड पॉइंट है. ओके हाँ, ये हाँ. फोर्थ इज इलीगल ट्रांजेक्शन. ये पढ़ना तो एग्जाम्पल लिख दो. आर्टिकल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी प्रोवाइडेड दैट डायरेक्टर्स कुड डेलीगेट देयर पावर्स टू वन ऑफ देम. मतलब एक डायरेक्टर को पावर, टी वॉज अ डायरेक्टर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. टी purporting to act on behalf of the company entered into contract with Rama Corporation and received a check from it. Rama Corporation has never read the articles. ये तुम लोग एग्जाम्पल मत लिखो, खाली इतने लिख देना बस. हाँ, the person dealing should have knowledge of articles. हाँ, ये पूरा लिखना. The benefit of indoor management is not available in case of ultra virus illegal transaction. The benefit is available only if there is some procedural irregularity. If the contract is ultra virus, then you cannot take indoor management. And if the transaction is intra-virus, only then you can take benefit of indoor management. No. Benefit of intra-virus. Okay. Follow this. If transaction, हाँ इंक्रीज कर दिया ना. If transaction itself is ultra virus, then follow this. Forgery doesn't give any right. किसी ने साइन उल्टा कर दिया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस आ सकता है. Where a share certificate issued by the secretary containing 4 signature, very important point, last one. A share certificate was issued by the company under common seal. The secretary of the company signed the share certificate. However, the signature of 2 directors which required on it were forged by the secretary. तो secretary ने sign उल्टा किया था. The holder of the share certificate contended that he was not aware of the act of forgery. It is not possible for him to determine whether signature are genuine or forged. अब डायरेक्टर ने साइन करके दिया है तो सिग्नेचर जेन्यून है कि forged है, and therefore certificate issued by him should be held valid. भाई डायरेक्टर का साइन गलत है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि साइन गलत है? The court held that in case of forgery there is no defect, not a defect in consent but absence of consent. Very important कि उन लोग ने साइन किया ही नहीं कभी, तो you cannot take forgery में, you cannot take the benefit of और बढ़ाऊं? 8 ही है, सॉरी, ये लो.
ओके समझा ये स्टोरी पूरा? हाँ तो अभी चलो पढ़ो, आज इतना ही। हाँ ओके, समझा ये सब हो गया ना? हाउ इज एंटाइटल टू साइन अ जेन्युइन और नो, नहीं मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं देंगे हम, विल नॉट गिव हिम बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। फोर्जरी है तो